हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य देश श्रृंखला भाग 39 के बारे में। अगर हम भाग 39 के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि भाग 38 तक पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और उस श्रृंखला में देखेंगे कि जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी भी व्याख्या की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद समीक्षा अधिकारी का होने वाला है। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम तो आप देखेंगे कि 4 फरवरी को डेट भी आ गई है और समीक्षा अधिकारी को के लिए स्पेशली समीक्षा अधिकारी के लिए ये श्रृंखला तैयार किया जा रहा है और 4 फरवरी तक आते-आते हम लोग ये श्रृंखला के बहुत सारे भाग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग ये श्रृंखला का आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए और ये श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए, जो आपको आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं सामान्य देश श्रृंखला भाग 39 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है क्या? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, आप जी का अगर परिभाषा अगर हम बात करें तो एक आपका जो मौसम की दशा होती है, ठीक है, मौसम की दशाएं जैसे मानसून होता है उसी तरह से यह भी होता है पश्चिमी विक्षोभ। और यह कहाँ पर उत्पन्न होता है? लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। तो यह उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य जो सागर है, उनके मध्य में जो सागर है वो आपका भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर में ही जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है। ठीक है, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो आपका मोरक्को और स्पेन के मध्य में पाई जाती है, यानी कि स्पेन यूरोप में पड़ता है, मोरक्को जो है आपका अफ्रीका में पड़ता है। तो अफ्रीका और यूरोप के मध्य को, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। और वहीं पर भूमध्य सागर में ही आप देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में भारत में वर्षा करता है। शीत ऋतु में यानी कि जाड़े के मौसम में, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से प्रवेश करता है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है, जिसका कारण पश्चिमी जेट प्रवाह है। ठीक है, क्या है? जिसका कारण पश्चिमी जेट प्रवाह है। ठीक है, पश्चिमी जेट प्रवाह है। ठीक है, और कैसे पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ हुआ है? शीत ऋतु में आकाश में शीत ऋतु में रात्रि के समय तापमान में अचानक वृद्धि हो जाना वो पश्चिमी विक्षोभ का सूचक है। ठीक है, पूर्व संकेत यानी कि सूचक माना गया है। ठीक, तो ये पश्चिमी विक्षोभ आप लोगों को समझ में आया कि पश्चिमी विक्षोभ जो है एक मौसमी दशा है जो जाड़े के मौसम में होता है उत्तरी गोलार्ध में, और जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है वो भूमध्य सागर में होता है, और यह पश्चिमी जेट प्रवाह के सहारे भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत में प्रवेश करता है। और इसका जो सूचक होता है, पूर्व संकेत जो है, जाड़े के मौसम में रात्रि के समय में अचानक तापमान में वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, कहाँ पर उत्पन्न होता है और कब बारिश होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आप देखेंगे कि उत्तरी भारत में बारिश होती है। ठीक है, वह कब होती है? शीत ऋतु में बारिश होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पर्वतों के उत्पत्ति संबंधी, ठीक है, पर्वतों के उत्पत्ति संबंधी तापीय संकुचन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, किसका सिद्धांत? पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी तापीय संकुचन का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था?
कोबर हो गए, डेली हो गए, होम्स हो गए, जेफरी, ये चारों विद्वान जो हैं पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। वैसे जो तापीय संकुचन है ये आपका जेफरीज का है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जेफरीज से ही। जेफरीज, ठीक है, तापीय संकुचन का सिद्धांत। तापीय संकुचन का सिद्धांत, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। इस तरह से आप लोगों को मिलान करने के लिए डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, फिर अगर होम्स की हम बात करें, होम्स, होम्स ने किस सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, फिर इसके बाद डेली, नाम है डेली है, प्रतिदिन लिख लेते हैं। ठीक है, डेली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। फिर इसके बाद कोबर, कोबर का अगर हम बात करें तो ये इनका जो सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, इन सिद्धांतों के अंदर हम नहीं बात करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ आप लोग ये याद करिए कि किसका कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, तो पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी जो तापीय संकुचन सिद्धांत है वो आपका जेफरीज का है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो शिवालिक पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली, सतपुड़ा। तो अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली तो राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान है, और फिर इसके बाद दिल्ली तक जाती है अरावली। फिर विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। शिवालिक पर्वतमाला देमांचली के हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर उसके बाद सतपुड़ा है, ये भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लोकेशन हो गया। तो इस तरह से आप सोच कर देखिए कि जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है। हिमालय भी भारत में सबसे लंबी पर्वतमाला नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला में आप देखेंगे कि हिमालय का नाम आता है, लेकिन भारत में सबसे लंबी पर्वतमाला में हिमालय का नाम नहीं आता है। ठीक है, वो है आपके विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैली हुई है और बहुत ही लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। विंध्याचल का मंदिर पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखिए कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है सबसे लंबी पर्वतमाला। शिवालिक तो हिमालय की पर्वतमाला है। अरावली अपने समय में, अरावली तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, सतपुड़ा, ये सारे के सारे जो है अरावली के बाद की रचनाएँ पर्वतमालाएँ हैं, और जिसमें विंध्याचल जो है सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। ठीक है, तो अगर किसी पर्वतमाला की अगर हम लंबाई अगर बात करें तो एग्जैक्ट लंबाई का अनुमान लगा पाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने आपको लंबाई का डाटा नहीं दिया है। ठीक है, और लंबाई का डाटा कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्ट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर्वतमालाएँ हैं, इनको एग्जैक्ट नापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने डाटा नहीं दिया। तो चलिए आप लोग ये सारी चीज़ें बस इतना जानिए कि जो भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में किसका स्थापना वर्ष सही नहीं है। ठीक है, स्थापना वर्ष सही नहीं है, ये इसका बात हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि मणिपुर 21 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मिजोरम 20 फरवरी 1987, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ये आपके जितने भी राज्य हैं आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं। आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनके स्थापना वर्ष के बारे में बता देंगे, और धीरे धीरे अगर आप लोग सूची बना सकते हैं स्थापना वर्ष भारत में राज्यों का तो आप लोग सूची बना लीजिए, नहीं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको धीरे धीरे पूरी राज्यों को 28 राज्यों का जो स्थापना वर्ष है और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 7-8 हैं, तो उनके जो स्थापना वर्ष है वो सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट करा देंगे, और इससे आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो मणिपुर की स्थापना है ये आपका 1971 में नहीं है, ये आपका 1972 में है।
ठीक है। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं, अगला जो है आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सिक्किम की बात करें, 4 राज्य हो गए, 4 और बचे, 8 ही राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी में। ठीक है। तो सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975। 16 मई 1975। ठीक है। फिर इसके बाद त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा की स्थापना होती है 21 जनवरी 1972। ठीक है। तो 1972 में आप देखिए कि कितने राज्यों की स्थापना हुई है, कि त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, फिर उसके बाद मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की जो स्थापना है वो आप लोगों का एक ही समय में हुआ है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद असम की अगर हम बात करें, असम राज्य की, असम का तो 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950। ठीक है। 1950 यानी कि कौन सा डेट है ये, गणतंत्र बनने का, यानी कि गणतंत्र दिवस की डेट है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट की बात है। तो ये हुआ था 20 जनवरी करें, 20 फरवरी 1987। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर की स्थापना आप लोगों का 21 जनवरी 1972 को हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को। ठीक है। ये 5 राज्य तो हो गए आपके बचे। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ठीक है। फिर उसके बाद सिक्किम 16 मई 1975, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, असम 26 जनवरी 1950। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, इनकी स्थापना वर्ष आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को मिलान करने के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ लेता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स वी टेलर, सी.डी. देशमुख, वी.आर. राव। ये चारों जो गवर्नर जनरल है, ये आपके क्रम है 1, 2, 3, 4 का। ठीक है। तो जो ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर हैं। चलिए इनका कार्यकाल आप लोग लिख लीजिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि ये कब कब थे। ठीक है। अगर हम स्मिथ की बात करें, ऑसबॉर्न स्मिथ यहाँ के प्रथम गवर्नर हैं। ठीक है। इनका जो कार्यकाल है 1/4/1935 से, और आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत की गई है। 1/4/1935 से 30/6/1937। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। अगर हम टेलर की बात करें, जेम्स वी टेलर की, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। टेलर की अगर हम बात करें 1/7/1937 से 1/7/1937 से 17/2/1943। 17/2/1943। ठीक है। फिर उसके बाद अगर सी.डी. देशमुख की हम बात करें, सी.डी. देशमुख का जो कार्यकाल है आप देखेंगे 11/8/1943 से 11/8/1943 से 30/6/1949। 30/6/1949। फिर उसके बाद देखिए वी.आर. राव की अगर हम बात करें, वी.आर. राव, इनका जो कार्यकाल है 1/7/1949 से 1/7/1949 से 14/1/1957। 1957। तो ये आप लोगों के चारों कार्यकाल हो गए, और चारों लोगों के ये आप लोगों के क्रम है। ये पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, ये 4 क्रम है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर से आप लोग वहाँ पर सूची बनाइए और कार्यकाल लिखिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कौन से रिजर्व बैंक के गवर्नर कितने नंबर के हैं और कब का कितना कार्यकाल का है, तो उनके जो कार्य हैं उनके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो जीएस श्रृंखला से नोट्स बनाइए, और जो आप गवर्नर जनरल की जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी सूची आप बनाइए। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पर से चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को सारा काम वहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है। तो
तो आप लोग नोट्स बनाते रहे, अपने नोट्स को बेहतरीन बनाएंगे तभी आप लोगों को सफलता जल्दी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, वैसे स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो उसी नारे में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अगर ये ऑप्शन के आधार पर है, हम अभी बता रहे हैं कि स्वराज शब्द का 3 लोगों ने प्रयोग किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, दादा भाई नौरोजी ने किया है, बाल गंगाधर तिलक ने किया है, और बाद में महात्मा गांधी ने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया। लाला लाजपत राय के बारे में अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय जो हैं वो एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी मृत्यु जो है प्रोटेस्ट के दौरान हुई है, यानी कि आंदोलनरत हुई है, आंदोलन करते समय इनकी मृत्यु हुई है। और कौन से आंदोलन कर रहे थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार का आंदोलन हो रहा था पंजाब के अमृतसर में, वहाँ पर इनके लाठी लगने से वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्य हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे कि इनकी एक रचना है गीतांजलि, गीतांजलि महाकाव्य है। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार में दिया गया था 1913 में। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अगर हम स्वराज शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिख लीजिए स्वराज। स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया सर्वप्रथम ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती कि कौन थे? ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, और आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने लिखा है वेदों की ओर लौटो, वेद ही समस्त ज्ञान भारत के आधार स्तंभ हैं। ठीक है, इस तरह से फिर इसके बाद एक देखिए स्वराज शब्द का कांग्रेस अधिवेशन में सब पहली बार प्रयोग, कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो प्रयोग किया गया था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी। ठीक, कौन सा अधिवेशन था? ये अधिवेशन था आपका 1905 का। ठीक, नाम इसका थोड़ा सा जगह का नाम थोड़ा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस तरह से आप इसको लिख लीजिए। 1905 में देख लीजिएगा कौन सा अधिवेशन 1905 का। 1905 या 6 का है। ठीक है, 1905-6 का है। हम यहाँ पर 1906 भी लिख दे रहे हैं। तो इन दोनों में से एक चीज़ है कि आप इसको देखिएगा, शायद 5 ही है, क्योंकि 6 में जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उसके पहले की ये बात है। फिर उसके बाद जब क्रांति का आंदोलन में जो प्रयोग किया गया, आंदोलन में जो प्रयोग किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कौन से है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये इस तरह से बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज शब्द का इस प्रकार से प्रयोग किया गया। और स्वराज का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन। ठीक है, स्वशासन ये किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, स्वशासन। और स्वशासन किस पर बात किया जाता है? ये अपने ऊपर किया जाता है, अपने ऊपर, यानी कि अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, कि अधिकारों की बात की जाती है। कि स्वराज शब्द का ये शाब्दिक अर्थ है। स्वराज का बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सिद्धांत है सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वोदय का सिद्धांत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, तो स्वराज शब्द का इस तरह से प्रयोग किया गया है। और किसने किया है? सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने, कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, तो इस तरह से आप लोग चीज़ें लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का वयोवृद्ध नेता, लिख दे रहे हैं भारत के वयोवृद्ध नेता।
इसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन बोले। ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया। हम हिंदी में लिखते हैं कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया किसको बोला जाता है, आप समझ में आया? ठीक है, भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोला गया। लोकमान्य इनको बोला गया था महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था। और धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने बोला। महात्मा की उपाधि दिया गया, नाइटहुड की उपाधि दिया गया और महात्मा गांधी को बापू भी बोला गया। ठीक है, बापू शायद जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया था। तो इतने सारे नाम जो हैं महात्मा गांधी के हैं। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है, नेताजी बोला जाता है। ठीक, तो इतने सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, किसके कौन से नाम है ये आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे नाम है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण को जननायक बोला जाता है। ठीक है, पंडित नेहरू को चाचा जी बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे कि लौह पुरुष बोला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सर सीमांत गांधी बोला जाता है। तो इस तरह से नाम आप लोगों को याद रहेंगे, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तभी आप लोगों को जो नोट्स हैं, एक विद्यार्थी के जीवन में नोट्स जो होते हैं वो सफलता की पहली सीढ़ी होते हैं। और जब नोट्स आप बनाएंगे वही आपके सफलता की कुंजी बनकर उभरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन को कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा जाएगा कि कौन सा अधिवेशन है जिसको कांग्रेस लीग समझौता है? लीग का अर्थ यहाँ पर मुस्लिम लीग से है। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में कौन सा समझौता हुआ था? वो था आपका लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अगर हम बात करें तो इसका जो अधिवेशन हुआ था, हम सिर्फ नाम लिखेंगे। ठीक है, लखनऊ। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यह हुआ था 1916 में। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका का चरण मजूमदार। ठीक है, इसी को कांग्रेस लीग समझौता बोला जाता है। फिर कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता ये 1917 वाली बात है। और कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हैं और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं कलकत्ता अधिवेशनों में ही किए गए हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की जो अध्यक्षता किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक, और यह पहली जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट। ठीक है, महिला अध्यक्ष। फिर इसके बाद सूरत में बात करें, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सूरत कलकत्ता अधिवेशन, सूरत का अधिवेशन जो है 1907 में है और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष के द्वारा। और यही आप देखेंगे कि जो कलकत्ता सूरत अधिवेशन है इसी में कांग्रेस में फूट पड़ती है। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है। रास बिहारी घोष अध्यक्षता किया था। दो भाग उग्रवाद और उदारवाद में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्यों हुआ था? क्योंकि जो उग्रवादी थे वो लाला लाजपत राय को यहाँ पर सूरत के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता बनाना चाह रहे थे, लेकिन सर्वसम्मति से बने रास बिहारी घोष और इसीलिए वहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कानपुर की, कानपुर अधिवेशन हुआ था आपका 1925 वाला बात किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और यह जो थी प्रथम भारतीय महिला थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चले कांग्रेस का अधिवेशन से। तो ये 4 अधिवेशन महत्वपूर्ण हो गए आप लोगों के, और आप लोग पढ़ते रहेंगे, नोट्स डाउन करते रहेंगे, तो आप लोगों के बहुत ही सारे अधिवेशन जो है आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संसद के निर्माण में योगदान नहीं देता है। ठीक है, भारतीय संसद के निर्माण में योगदान कौन है जो नहीं देता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारतीय संसद का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, 79 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि जो संसद का निर्माण होगा, ठीक है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर होगा, दोनों सदनों से। ठीक है, दोनों सदन में मतलब एलएस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक, इन दोनों से सदनों से मिलकर होगा। ठीक, तो कौन नहीं आता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो संसद के निर्माण में वो योगदान नहीं देते हैं। संसद के निर्माण में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निर्माण किया जाता है। और कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 है, 79 है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति व दोनों सदनों के से मिलकर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते चलिए और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि पदेन सभापति होता है। ठीक, और उपराष्ट्रपति का जो वेतन भी मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग फैक्ट जो है आप लोग नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, ये आप लोगों का इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है और सबसे शानदार प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से फ्लुएंटली डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब सदस्य सदन को बिना सूचित किए सदन में अनुपस्थित रहता है 6 माह, 2 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह और 1 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख दे रहे हैं कि 3 माह तक, 2 माह तक, 6 माह तक और 1 वर्ष तक। इस तरह के प्रश्न शानदार तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसद की सदस्यता कैसे समाप्त समझी जाएगी, कितने दिन तक वह संसद के सदनों में अनुपस्थित रहता है कि उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित किया जा सके। तो वो होता है, आप देखिए कौन सा अनुच्छेद, पहले आर्टिकल लिख लीजिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। संविधान का अनुच्छेद 101(4), ठीक है, 101(4) के तहत संसद, ठीक है, 101(4) के तहत संसद और 190(4) के तहत, 190(4) के तहत विधानसभा। विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में होती है। ठीक, तो इन दोनों में लिखा है कि संसद की सदस्यता कब समाप्त समझी जाएगी, जब सदस्य जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहे बिना सूचित किए, 60 दिन तक अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता को भंग किया जा सकता है। ठीक है, अनुपस्थित रहे 60 दिन तक बिना सूचित किए संसद को, तो वो कितना हो गया, 60 दिन, 2 माह हो गए, यानी कि 2 महीने तक अगर अनुपस्थित है सदन से संसद के, तो वो जो व्यक्ति है उस संसद के सदस्यता को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एकदम शानदार प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए और आप लोग अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते रहिए। ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। इस ये श्रृंखला के सारे प्रश्न जो हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन सही तरीके से कर रहे होंगे और अपने माता पिता घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो
आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर श्रृंखला पसंद आती होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए और सही तरीके से पढ़िए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और नोट्स ही विद्यार्थी जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और जब तक आप नोट्स अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि बिना आप नोट्स के पढ़ना, किताबें आप कितनी पढ़ेंगे। और जब नोट्स बनाएंगे आप बस चैनल से जुड़ते जाइए, आप लोगों को नोट्स हम पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से विधिवत तरीके से बनवा देंगे। तो उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में वो मदद करेगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।